दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में आए हुए साइकोलॉजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को। जो 30 क्वेश्चंस है दोस्तों हर लेक्चर में मैं बता रहा हूँ फिलहाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में स्कूल लेक्चरर के साइकोलॉजी में, क्योंकि आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स दैट द क्वेश्चंस रिपीट्स। ओके, द क्वेश्चंस रिपीट। ओके, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। बाकी जो लगभग 30 में से 20 क्वेश्चंस हैं, वो 20 क्वेश्चंस आपको सेकंड ग्रेड एंड रीट के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलो चलते हैं और स्टडी करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो ज्योग्राफी के पेपर में आया था वो था व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो ध्यान देना कि केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी या फिर पर्यावरण और वंशानुगत दोनों। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो उसमें वंशानुगत भी होती है, पर्यावरण भी वहाँ तक कुछ जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी, इन्वायरमेंटल एंड हेरिडिटरी बोथ। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? तो एक शिक्षक जो होता है उसके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या माना गया है? कि विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड न देना, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको सुखद बनाना। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना यह होता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी से सीख जाते हैं, जिन्हें कि आईक्यू लेवल तेज होता है, ज़्यादा होता है। कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वहीं पर कुछ डल स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंजॉयबल या फिर यूँ कहें कि ईजी बनाना, उसके लिए एक चैलेंजिंग जो है टास्क होता है। तो फोर्थ नंबर वाला हमारा आंसर हो गया करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, तो शिक्षक को क्या चीज करनी चाहिए? A teacher wants to ensure the participation of most of the students of the class in the teaching learning process. The teacher should adopt. तो अगर आपको अधिकांश यानी विद्यार्थियों को आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? तो ध्यान देना दोस्तों, लेक्चर मेथड बोरिंग मेथड होता है, इंडक्शन मेथड भी जो होता है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, और प्रदर्शन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर डिस्कशन मेथड। तो ध्यान देना दोस्तों, परिचर्चा विधि या डिस्कशन जो मेथड होता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है इसका यूज़ करना चाहिए, और आरपीएससी के द्वारा भी यही माना गया। ओके, चलो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मौजूदा ज्ञान को द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड। हमें पुराना जो ज्ञान है, आपके पास में जो पहले से ज्ञान मौजूद है उसमें आपको नई जानकारी शामिल करनी है, तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों बहुत आसान सा ऑप्शन हमारा है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। तो ध्यान देना, आत्मसात कर लेने से पुरानी ज्ञान के साथ में नया नॉलेज, नया ज्ञान जुड़ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है वह है। एक ऐसा बालक जो कई प्रश्न पूछता है और उसकी रुचियां विस्तृत है, तो वह किस प्रकार का बालक कहलाएगा? तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पिछड़ा बालक, प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक बालक, या आशा से कम सफलता पाने वाला बालक। तो ऐसे बालक को हम प्रतिभावान बालक कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है। एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है। एन एडोलसेंट हु हैज डेवलप्ड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट कैन, तो वह किस प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। उन चारों ऑप्शन को फिर नीचे से हमें चूज करना है। ए बी है या एस बी सी डी है या ए बी डी है या बी सी डी है, तो हमें चूज करना होगा। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। दोस्तों, भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। ऐसा बालक जो है सिस्टमेटिकली फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। ऑफ कोर्स यह राइट है। जो औपचारिक जो संक्रियात्मक विचार विकसित कर चुका होता है वह भविष्य के बारे में सोच सकता है। सेकंड है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करना। हाँ दोस्तों, तो कोई भी जो परिस्थिति होती है उसमें वह व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है, तो यह भी करेक्ट है। उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, जो एडोलसेंट बालक होता है जब वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका होता है तो वह जो काल्पनिक दुनिया के बारे में सोच सकता है, तो यह भी सही है। और आगमनात्मक तर्क कर सकता है, जो इंडक्टिव रीजनिंग है। अर्थात इस प्रकार से दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें एक एडोलसेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर ए बी सी डी ये चारों ही करेक्ट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षा के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। यहाँ पर कुछ बालक दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा, कि भाई मेरे साथी ने तो ऐसा कर लिया है तो मैं भी इसके जैसा बनूं। तो एक छात्र जो कक्षा 1 में है, एक छात्र जो कक्षा 5 में है, एक छात्र जो कक्षा 8 में है और एक छात्र जो कक्षा 12 में है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हर कक्षा का बालक एक दूसरे के जैसा बनना चाहता है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है उसका आंसर सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि चारों आंसर करेक्ट जैसे दिखते हैं। इसीलिए इस प्रश्न को आरपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंध है। जो सूचना प्रसंस्करण है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद, तो किसके साथ में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग संबंध रखता है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है, कोग्निटिव साइकोलॉजी, इनके साथ में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मोस्ट क्लोजली अलाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन या फिर गहन चिंतन। तो ध्यान देना दोस्तों, जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है। और यह प्रश्न एक शायद केमिस्ट्री या फिर आई थिंक कॉमर्स वाले पेपर में भी पूछा गया था। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। आपको यदि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है या प्रभावी कक्षा में संचार करना है तो आपको किससे बचना चाहिए? संपूर्णता से, पृष्ठपोषण से, अस्पष्टता से या फिर वातावरण संबंधी सुविधा से। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से, क्योंकि एक टीचर में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, फीडबैक क्लास में होना चाहिए, इन्वायरमेंट कंफर्ट भी होना चाहिए, तो इम्बेग्विटी या अस्पष्टता वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो सी नंबर, ये 3rd नंबर वाला ऑप्शन है हमारा आंसर करेक्ट कर देता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो निम्न ऑप्शन में से आपको एक चूज करना होगा कि कौन सा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों
सीधी सी बात करें, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन है। जो आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन का आंसर माना गया वह था सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है, यह सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। क्या? सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड हाउ दैट नॉलेज इज म्यूचुअली बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड। ओके दोस्तों, सेकंड वाला आंसर यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? तो चार में से एक संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा संबंधित नहीं है एजुकेशनल मार्गदर्शन गाइडेंस में। तो विद्यालय में समायोजन करना ऑफकोर्स ये संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन ऑफकोर्स ये भी संबंधित है। पुस्तकों का चयन ऑफकोर्स ये भी संबंधित है। कार्य जगत को समझने में मदद। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो एजुकेशनल मार्गदर्शन होता है उसमें कार्य जगत को समझने में मदद, ये वाला ऑप्शन सूट नहीं करता है। एंड आरपीएससी आल्सो एक्सेप्टेड दिस आंसर। ओके, सो गाइस दिस इज द आंसर, फोर्थ नंबर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked in the exam. The question is ब्लैंक दिया हुआ है, ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। तो यहां पर जो है कौन ऐसे महोदय थे जिन्होंने भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था? एक सेकंड दोस्तों, हम लास्ट वाली स्लाइड पर आ गए। उससे पहले हम कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं हमारे, तो उनको डिस्कस करेंगे। जो बीच की स्लाइड थी वो उससे फिर उसके बाद में उस वाले स्लाइड पर चलेंगे। ओके, इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है? तो ध्यान देना, काल्पनिक दर्शक ऑफकोर्स वह इमेजिनरी ऑडियंस होता है। अपराजयता इनविंसिबिलिटी, अर्थात वह कभी भी अपने आप में हार स्वीकार नहीं करता है। व्यक्तिगत काल्पनिक कहानियां पर्सनल फैबल, ऑफकोर्स दोस्तों किशोरावस्था में जो है कल्पित कहानियां होती है। और फोर्थ आंसर जो है आज्ञा पालन, ऑफकोर्स दोस्तों किशोरावस्था का जो बालक है अगर करता है तो बहुत आज्ञा का पालन करता है, नहीं करता है तो फिर नहीं करता है, और यह उससे थोड़ा भिन्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन के द्वारा सीखना है। स्पेस है अनुकूलन के द्वारा सीखना। लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज लर्निंग बाय। अगर आप अनुकूलन के द्वारा सीखते हो तो वह किस प्रकार की लर्निंग है? तो ध्यान देना, वह होती है साहचर्य लर्निंग, अर्थात एसोसिएशन लर्निंग। ओके, बी नंबर वाला आंसर हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परस्पर परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है। तो यह चार समितियां हैं, जिनमें से कौन सी शिक्षा समिति थी जिसने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की थी? तो वह जो समिति थी वो थी शिक्षा आयोग 1964 और 66। ओके, द एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसने यह सिफारिश की थी कि छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श होना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आंसर छोटा सा है और प्रश्न थोड़ा बड़ा है। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि, शोभित यहाँ पर एक बच्चे का नाम है, कि दोपहर के भोजन के दौरान मतलब एमडीएम के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। मनीष किसका खाना ले रहा है? राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। क्या? कि जो राहुल का खाना ले रहा है मनीष, तो राहुल ने क्या किया कि मनीष की जो पसंदीदा कलम थी, पेन था, उसको ले लिया। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है। शोभित क्या करता है? इस बात को छिपा लेता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला ले लिया है। क्यों? क्योंकि उसने उसका खाना खा लिया और उसने मतलब मनीष ने तो राहुल का खाना खा लिया और राहुल ने मनीष की कलम ले ली, तो इसलिए जो शोभित है उसने शिक्षक को ये बात नहीं बताई।
तो कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? तो ध्यान देना दोस्तों, जो कोहलबर्ग ने 5 चरण बताए थे उसमें से कौन से चरण में वह पहुंच चुका है? तो यह ध्यान रखना दोस्तों, आरपीएससी ने यहाँ पर बात की है चरण नंबर 2 की। आंसर माना है उन्होंने चरण नंबर 2 कि जो शोभित है नैतिक विकास के चरण नंबर 2 में पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर 3 कथन सही होंगे और एक कथन जो है शिक्षण अधिगम सामग्री से रिलेटेड नहीं है। चलो हम बात करते हैं, यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है। ऑफकोर्स दोस्तों, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है वह विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, इनहेंस करता है। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो फिर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हैं। तो मेरा जहां तक है मानना यही आंसर एकदम सटीक है और आरपीएससी के द्वारा भी इसी आंसर को स्वीकार किया। फिर भी तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है। ऑफकोर्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी शैक्षणिक दक्षता बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है। यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो बच्चे होते हैं वो भी मतलब जुड़ जाते हैं कोरिलेशन में एंड वो भी अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा भी जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वो माना गया और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन है वो 3 है और एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है। तो हम बात, चलो ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रायर अंडरस्टैंडिंग। ऑफकोर्स दोस्तों, आपने जो पहले से जो समझ है उसी के आधार पर आप नई चीज सीखते हो, इसका मतलब यह इससे संबंधित है, सत्य कथन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है। लर्नर्स आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन सटीक नहीं है, क्योंकि जो शिक्षार्थी होता है वो पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, जबकि सक्रिय है, एक्टिव प्राप्त करता है। फिर भी चलो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑफकोर्स अपनी समझ स्वयं निर्मित करते हैं शिक्षार्थी, तो यह ऑप्शन भी सत्य है। प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ऑथेंटिक लर्निंग टास्क्स प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यह भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो गया 2, सेकंड नंबर। यह एक्टिव प्राप्तकर्ता होता है, एक्टिव रेसिपिएंट होता है लर्नर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सीधे सीधे जो 4 ऑप्शन है, बड़े बड़े ऑप्शन है, समय नहीं गंवाते हुए हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर आंतरिक जो अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस कर रही है। ध्यान देना, क्योंकि अब यहाँ पर कोई उसे बाह्य मोटिवेशन नहीं मिल रही है, वह कक्षा के टेस्ट में कड़ी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम को पढ़ती है ना, तो वही उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो बहुत ही उसको रुचि उसमें उत्पन्न है, इसीलिए। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है ना। ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे पहले ऑप्शन की बात करें कि सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है। ध्यान देना, बाह्य मोटिवेशन मिल गया, शिक्षक ने दिया इसलिए पढ़ रही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, अब यहाँ पर भी वो ग्रेड प्राप्त करने के लिए ये बाह्य मोटिवेशन होगी, जबकि इसमें ध्यान देना खुद को पुस्तकें में पढ़ने में आनंद है, वो ना तो मार्क्स अच्छे प्राप्त करना चाहती है, ना ही ग्रेड प्राप्त करना चाहती है, ना ही किसी शिक्षक ने उससे कहा है, इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें नंबर 30 नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। तो डिस्कवरी लर्निंग है
वह किनके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कौन से महान विद्वान जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। ध्यान देना दोस्तों, यह होंगे ब्रूनर जो हैं, उनकी जो अधिगम की अवधारणा है उसी के ऊपर डिस्कवरी लर्निंग आधारित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को के नाम से संदर्भित किया जाता है। मतलब किसी की, मतलब जो कोई स्टूडेंट होता है अपनी मानसिक प्रक्रियाओं रणनीतियों के बारे में जागरूक होना, तो इस बात को हम किस एक सिंगल शब्द से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वह होगा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, ओके दोस्तों, मेटाकॉग्निशन अर्थात किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीति के बारे में जागरूकता, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, मेटाकॉग्निशन। तो अभी तक हम लगभग 21 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और आज की ये अपनी अंतिम स्लाइड है जिसमें बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। खाली जगह है ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की, अर्थात 4 ऑप्शन में से कौन ऐसे विद्वान हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस को परिभाषित किया था। तो सबसे पहली बार परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे पीटर सेलेवॉय एंड जॉन मेयर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान, साइंस इंक्वायरी मॉडल, ये किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी शायद होम साइंस वाले पेपर में पूछा जा चुका है, जोसेफ एस सहबाव। ध्यान रखना, ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पेपर में से प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको लगभग 15 प्रश्न तो ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आपको प्रत्येक पेपर के क्वेश्चन साइकोलॉजी से जो जुड़े हुए हैं उनको इन वीडियोस के माध्यम से सीख लेने चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषता है। जो 4 ऑप्शन है वो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी जो विशेषता ये हैं, तो 4 हैं और चारों में से फिर अलग ऑप्शन दिए हैं। पहले हम चलो पढ़ते हैं एक को, फिर बात करते हैं आंसर की। सामूहिक लक्ष्य, कोऑपरेटिव लर्निंग में दोस्तों ग्रुप गोल दिया जाता है, अर्थात 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, फिर उनको एक लक्ष्य दिया जाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और उस ग्रुप गोल में हर बच्चे का एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। तो अब तक तो कि दोनों ऑप्शन सही हैं। सफलता के लिए समान अवसर, और ध्यान देना ग्रुप में हर बच्चे को समान अवसर दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार, ये ऑप्शन सटीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि सक्रिय जो छात्र होते हैं उनके भी उतना ही भार दिया जाता है जितना अन्य बच्चों को, तो अतिरिक्त भार नहीं दिया जाता। और यहाँ पर हमारा आंसर ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ओके दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस में आता है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है वह सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो मॉडल फैमिली होती है उसमें आता है। तो आंसर नंबर 3 हो गया हमारा करेक्ट। और हम बात करते हैं बचे हुए प्रश्नों की। रक्षा युक्तियां हैं, रक्षा युक्तियां डिफेंस मैकेनिज्म्स आर, जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होती है वो इसका आंसर होगा अहम सुरक्षात्मक, ईगो प्रोटेक्टिव। जो रक्षा युक्तियां होती है वो ईगो प्रोटेक्टिव होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरा अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना, किशोरा अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास के विषय में निम्नलिखित में से जो समीक्षात्मक सोच होती है किशोरावस्था में, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। 3 सही है और 1 सही नहीं है। तो ध्यान देना, भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क देते हैं, सही है। न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों भी पूछें, सही है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, ये दोस्तों एक गलत ऑप्शन है और यही हमारा आंसर हो गया। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है। जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उसमें HTML जो होता है उसका क्या आशय होता है, क्या फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, उसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर सहायक निर्देश, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन किस प्रिंसिपल बेस्ड है? तो ध्यान देना, यह क्रिया प्रसूत अधिगम ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो ध्यान देना दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ इन पेपर का यूज बहुत ज्यादा होगा अगर आप लोग वास्तव में ईमानदारी से अगर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामित किया है ना? इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, जो सीधी सी बात है, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं। मिस्टर सिंह हैज एनरोल्ड हिज स्टूडेंट्स इन एन ऑनलाइन हिस्ट्री कोर्स, मतलब हिस्ट्री कोर्स उनको दिया है। तो ध्यान देना, इसे वर्चुअल स्कूल कहते हैं। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है, और ऑनलाइन जो टीचिंग होती है उसे हम वर्चुअल लर्निंग कहते हैं, और जहाँ से इसे पढ़ाया जाता है उसे वर्चुअल स्कूल कहा जाता है। तो यह आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ज्योग्राफी के पेपर में आए हुए लगभग जो 30 प्रश्न थे हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आप स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप भी दिखाना चाहते हैं इस दुनिया को, तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स डीएस चैनल आपका हर वक्त हर समय स्वागत करता है, और मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा ऐसे ही वीडियोस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वेट करना होगा, अगले वीडियो का बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके दोस्तों, बाय बाय।